नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ सर्वहित पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जसवीर तंवर जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि समय समय पर इन्होंने किसानों की आवाज़ भी उठाई है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे पहला मेरा सवाल है बजट को लेकर, क्योंकि कई दिन पहले बजट आया है। बजट के बारे में क्या राय है? देखिए, बजट तो वैसे तो जैसे अखबारों की हेडलाइन पढ़ें तो चुनावी बजट और वैसी वैसी चीज़ें कही गई, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया ऐसा चुनावी। मुख्यतः मैंने जब चीज़ें सारी देखी बजट में, तो किसान को देखकर मुझे कुछ चीज़ें लगी। तो मैं अखबार की जो हेडलाइन किसान के लिए 4 चीज़ें छाँट के अखबार के लोगों ने अलग से की हुई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी लिखा था हेडलाइन में कि किसान पर ध्यान। तो मुझे लगा कुछ खास किया गया होगा। तो जब देखा कि क्या किया गया किसान पर, ढेंचे की खेती के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 80% वहन सरकार करेगी। ये आपको भी पता होगा, ये पहले से योजनाएं चल रही हैं और जो ज़्यादातर धरती पर कारगर भी नहीं है। किसानों को पराली के लिए 1000 रुपये प्रति टन और एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन, लेकिन बजट किसान के लिए बोल रहे हैं। शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी, शहद व्यापार नीति लाई जाएगी, पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पिनगुआ नूह में प्याज और मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये चीजें हाईलाइट की हुई थी, 4 चीजें। यहां से कहां से लगता आपको किसान पर ध्यान? तो मैं तो यही कहूंगा, किसान के लिए तो विडंबना है, कोई भी सरकार हो वोट बैंक के रूप में देखती है और एग्रीकल्चर को समेटने पर काम किया जाता है हर बजट में कि किस तरह से समेटा जा सकता। जैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, आपने काफ़ी दिन से सुना होगा, एक प्रचार लगातार चलता है, प्रदूषण के लिए किसान को जिम्मेदार बताया जाता है। और मैं एक आंकड़ा मैंने काफ़ी दिन पहले देखा, मैं आज भी उस पर मुझे भी शक होता अपने ऊपर कि मैं ठीक भी हूँ कि कहीं गलत तो नहीं। मैंने देखा शायद 17-18 रुपये साल का 2017-18 का सर्वेक्षण था, आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा सरकार का, वो कागज़ में देख रहा था। तो उसमें हरियाणा सरकार कह रही है एक जगह बीच में कि हमने 194 करोड़ के लगभग कुछ था, लगभग 200 करोड़ के लगभग के हमने प्रचार पे खर्च किए हैं, मतलब पराली ना जलाए किसान। और इसे वो उसमें किसान की उन्नति की बात कह रहे थे, मतलब खेती को, किसान को खेती करने से रोकने को किसान की उन्नति की बात कर रहे। 200 करोड़ रुपए प्रचार पर लगाए, पराली ना जलाए किसान। कैसे प्रचार पर? होर्डिंग लगाए गए होंगे और तरह का प्रचार, वॉल पेंटिंग वगैरह पे 194-96 करोड़, मतलब लगभग 200 करोड़ रुपए लगा दिए और अपनी पीठ थपथपाते रहे और किसान को प्रदूषण का जिम्मेदार कहते रहे कि धान लगाता है, इसके कारण प्रदूषण होता है। लेकिन मैंने जब उस आंकड़े को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 200 करोड़ का मैंने हिसाब लगाया कि सरकार ने सिर्फ प्रचार पर 200 करोड़ रुपए लगा दिए। अगर उस 200 करोड़ की जगह आप और हम जिस इलाके में रहते हैं पूरे हरियाणा में, 50,000 रुपए ठेका, ठीक ठाक ठेका माना जाता है एक उसका एकड़ का, तो अगर 50,000 रुपए ठेके के हिसाब से सरकार खर्च करे कि आधा एकड़ का ठेका दे 25,000 रुपए किसान को, कि आधा एकड़ हम आपको देंगे हर साल और आप बाग लगाओ, धान मत लगाओ, आधा एकड़ का पूरा ठेका, और उस बाग से जो कमाई होगी वो भी आप ले लीजिए। तो मैंने जब हिसाब लगाया, तो मैं आपसे भी कहता हूँ आप भी लगाइएगा, हो सकता है मेरा गणित ठीक ना हो। तो जब मैंने वो हिसाब 200 करोड़ का लगाया, तो वो जब 200 करोड़ से 25,000 रुपए को भाग किया कि एक आदमी को 25,000 हो तो कितने लोगों तक जाएगा, तो वो आंकड़ा आया 80,000 बाग। मतलब 25,000 आधा एकड़ का ठेका दिया जाए तो 80,000 आधे आधे एकड़ के बाग लगाए जा सकते हैं हरियाणा में। 80,000, 6,500 के करीब गांव हैं हरियाणा में, एक गांव के हिस्से 10 से ऊपर बाग आए, और अगर हर साल इसे 200, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हरियाणा का बजट है, अगर इसमें से ये जो वॉल पेंटिंग और होर्डिंग पे खर्च ना करके सीधे किसान को दे दिया जाता, तो क्यों कोई धान लगाए? दिक्कत यहाँ नहीं है कि वो धान नहीं लगवाना चाहते, दिक्कत यहाँ वो किसान को बदनाम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को धीरे धीरे किसान के हाथ से छीनना चाहते हैं, कि क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी का स्वरूप बदल रहा है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता जा रहा है सब कुछ, और कंपनियों की नज़र खेतों पे है। तो इसके लिए सरकारें एजेंट का रूप में काम कर रही हैं, और बड़ी लंबी बहस है, छोटी इस पर बात नहीं हो सकती इस विषय में। जसवीर जी, ये तो रही सिर्फ किसान की बात की, किसान को बजट में क्या मिला। और ऑल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, या जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं अभी भी मैं तो प्रैक्टिकल कहता हूँ। घोषणाओं के लिए तो आप कहीं भी चले जाइए, हर साल बजट में कुछ आपने नहीं देखा होगा, यही चीज़ें होती हैं। मतलब मैं हद तो रह गया कि 35,000 करोड़ रुपए तो ब्याज जाएगा, हरियाणा के बजट से ब्याज जाएगा। कर्ज का बजट है, अभी भी कर्ज लेकर ये बजट बना रहे हैं। इतना कर्ज उठा के हमारे हरियाणा का बजट बनाया जाता है, किस लिए? शिक्षा पे।
शिक्षा पे बहुत बड़ा बजट उन्होंने दिखाया था कि बहुत काफ़ी पैसे उसमें दिए, लेकिन सब प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य पे सब प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। मेरा इस बजट से शिकायत नहीं है, मेरी ऑल ओवर सारी सरकार जो बनी है, चाहे कोई सी पार्टी की हो, उनकी पॉलिसी मेकिंग से है। आप पब्लिक सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बजट में, लेकिन पब्लिक सेक्टर तो सारा खत्म हो रहा है। मैं जो हमारे हरियाणा के गृह मंत्री जी हैं अनिल विज, ये बड़े गब्बर गब्बर करते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक मरीज से मिलने गया हॉस्पिटल में, तो जिस कमरे में जाएं, जो प्राइवेट रूम थे, सबके पलस्तर उखड़े पड़े। मैंने कहा गब्बर सिंह यहाँ नहीं आता, कोई उस कमरे में बदबू के सिवाय कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने हरियाणा का नक्शा बदल दिया हो। तो चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको भी पता और मुझे पता, हमें तो ये समझ नहीं आता, ये हर साल बजट होता है, ये सिर्फ सर्वाइव करने के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि कुछ परिवर्तन हमें मिलता नहीं है हर साल। फिर जी एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप लोग बता रहे वक्त भी मतलब सिर्फ घोषणाएं होती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं भाजपा गिनवाती है कि हमने इतने जो सड़क मार्ग हैं वो बनवा दिए, इतने युवाओं को नौकरी दे दी, इतने हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, अपग्रेड कर दिया ऑनलाइन, जैसे अब इसको फिर विपक्ष क्यों नहीं उठाता इस तरह? देखिए विपक्ष, मैं क्या कहूँ, अब विपक्ष तो है ही नहीं हरियाणा में। हम जैसे लोगों की आवाज़ छोटी है, हमारी सुने कौन। अब डेवलपमेंट की बात है तो मैं आपको बताऊं, जो जितनी मेरी समझ है, जब इनेलो की सरकार गई हरियाणा से, तो उस समय जो 2004-05 का जो साल था, मैंने अभय चौटाला का जो इंटरव्यू था देखा था एक टीवी में, तो उन्होंने कहा था हम किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे, हम सड़कें बनाई हैं हमने, बड़े मजबूती के साथ वो कह रहे थे। फिर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जा रही थी, तो उनसे पूछा गया, आपको याद होगा, वो भी कह रहे थे हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ेंगे, और आपको भी पता होगा कि कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी सड़कें बनाई। अब ये भी वही कर रहे हैं, मतलब पॉलिसी एक है, हर कोई डेवलपमेंट की बात है और सड़कें। देखिए ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो आप समझते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2000 जो फॉर्मूला है 2030 2030 तक का, ये पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सारी दुनिया इस पर एक एजेंडे पर काम कर रही है। इनका अपना, कोई भी सरकार आएगी, वो हम आए वो भी ये करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है। आप उसमें उलझे ही रहते हैं उस सारे तंत्र में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग कोई और करता है। तो उसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, ये कहते हैं ना हमने सड़कें बनवाई हैं। पहले नंबर पर तो मैं कहना चाहूँगा, आप एक चीज़, बड़े हाईवे जो आप कह रहे हैं, जिनकी केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उसके हिसाब से देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, हरियाणा सरकार का बजट अगर इस पर बात करें, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर आप जा रहे हैं असंध के रास्ते, आप पानीपत जाइएगा, ठीक है, लोकल सड़क है, आप यहाँ से और जो रास्ता है हाईवे को छोड़कर चले जाएगा, जितना आम जनमानस का रास्ता है ना, वो सब मिट्टी में मिला दिया। क्यों? बड़े हाईवे इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां से टोल मिलता है, खर्चा ही नहीं लगता। जिस टोल की ये बात कर रहे हैं, हमने टोल बनाए, क्या आप नहीं गुजरते वहां से 150 200 रुपए के टोल निकल के? इतना ही खर्च डीजल का, इतना ही टोल का है। ये कौन है बनाने वाले? उसे ये क्यों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? हमारे टोल से बन रहा है, या तो कहो हमने हाईवे बना दिया, आप गुजरो, कोई बात नहीं, वो बैरिकेटिंग हटा दें वहां से और फिर पीठ थपथपाए। वो कौन सी सुविधा जनता को दी जा रही है जहां से जनता से लिया नहीं जा रहा? विडंबना हमारी ये हो गई, हम आंख बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर ने सड़क बनाई है, मेरे पैसा लग रहा है, रोज निकलते हुए पैसा लग रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जो सरकार सिर्फ हवा को छोड़ के, अभी भी भारत में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज चल पड़ी है जहां से पैसा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, सब जगह हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों खुश हो जाते हैं कि बजट में हमने इतना खर्च किया। पैसे हमें देने तो इनका बजट कहाँ जा रहा है? आपने मुद्दे की बात कही कि हर पार्टी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है डेवलपमेंट का, जैसे आपने गिनाया कांग्रेस और इनेलो का, तो आपकी भी पार्टी है सर्वहित पार्टी, उसका मुद्दा क्या रहेगा 2024? देखिए, हम अभी आप कहेंगे हमारी पार्टी संघर्ष के दौर में है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। अभी हमने एक शुरुआत की है। देखिए, पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है हरियाणा को। हरियाणा सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ कहती है कि हम नशे से पीड़ित हैं, और अखबारों के पीछे आपने सुर्खियां सुनी होगी, नशे के मुद्दे पर हरियाणा सरकार एक्शन मोड में। बड़ा हंसी आती है। और वो क्या एक्शन मोड था कि जो 10 जिलों को उन्होंने चयनित किया, वहाँ पर 20-20, 30-30, 10-50 हज़ार के इनाम दिए जा रहे थे, जो लोग नशा रोकने पर काम कर रहे हैं, जो लोग या जो सामाजिक संस्थाएं। लेकिन जब हरियाणा सरकार ये इनाम बांट रही है, तभी हरियाणा सरकार का आबकारी डिपार्टमेंट 9200 करोड़ का टारगेट रखता है। इस साल 9200 करोड़ कमाने हैं शराब से। क्या वो पाकिस्तान से कमाएंगे? अगर 92, पिछले साल 7200 करोड़ का, 7000 करोड़ का टारगेट था, और अब इस साल 9200 करोड़ का टारगेट है, तो क्या वो दो ही तरीके होंगे? या तो एक आदमी जो शराब पी रहे वो ज़्यादा पिए, या जो लोग शराब पी रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएं संख्या में।
दो ही तरीके। तो इसमें हरियाणा के लोगों को बर्बाद करके ये कौन सा रास्ता ढूंढ रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा है हरियाणा में, जो हमारा अभी भी हरियाणा कुछ संस्कारों का प्रदेश है, ताकतवर युवाओं का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, इसे नशे का प्रदेश हम ना बनना दें। तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सर्वहित पार्टी का मुख्य मुद्दा है नशा। हम अभी हमारे अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी 12 फरवरी को जनसभा थी बहादुरगढ़ में और 26 को कल हम पानीपत में थे, अगली हमारी करनाल में है। तो हर जिले में हम जनसभा युवाओं को समझाने के लिए कर रहे हैं कि नशा आपको बर्बाद किया जा रहा है। हमारा मुद्दा ये है। दूसरा हमारा एजुकेशन है मुद्दा, जिसको सरकार बर्बाद कर रही है। स्वास्थ्य है, और जो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें, आजकल राजनीति आर्थिक सेक्टर तक सिमट कर रह गई है। तो किसान हमारा मुद्दा है। हमारे पास बहुत सी बुनियादी सोच भी है, समझ भी है, योजनाएं भी हैं। समय आने पर वो हम बात करते रहेंगे। तस्वीर जी, किसी भी देखें, इलेक्शन में देखें या कोई भी काम देखें, युवाओं की अहम भूमिका होती है। लेकिन युवाओं का आजकल क्रेज आप देख रहे हो, कोई विदेशों की ओर क्रेज हो गया, क्या कारण है? रोजगार नहीं मिल रहे या युवा जानबूझकर विदेश जा रहे हैं? देखिए, एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, जो भाग दौड़ मची हुई है इस समय। मैं तो इससे पीड़ित हूँ। देश छोड़कर जाना ठीक बात नहीं है। कई बार तो मुझे जिस चीज़ का दुख होता है कि पिता का एक ही पुत्र वो विदेश चला गया। एक दो घटना तो मेरी नज़र में ऐसी हुई कि पिता की डेथ हो गई, एक ही पुत्र था, वो आ ही नहीं सका और अंतिम संस्कार पड़ोसियों को करना पड़ा। तो मैं इस दृष्टिकोण से बड़ा मतभेद है मेरा कि जो चल रहा है कि इस पर सरकार को चिंतित होना चाहिए। क्यों यहाँ हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रहे? क्यों हम जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विकास भाषणों तक सीमित है? अगर विकास इतना है तो यहाँ अवसर क्यों नहीं है? आर्थिक अवसर उनको यहाँ काम करने के क्यों नहीं मिलते? तो मैं तो किसी भी तरह का, जब आपके देश में कोई समस्या आ रही है, युवा लाखों की संख्या में जा रहे हैं विदेशों की तरफ, तो कहीं ना कहीं मैं तो एक ही मानता हूँ कि सरकारी पॉलिसियाँ इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, ताकि उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता। क्या किया जा सकता है? हाँ, हम पीड़ित हैं। इस पर भी बहुत लंबी बहस की ज़रूरत है कि कैसे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसमें, मैं पूरे सौध के साथ, पूरे होशो हवास के साथ कहूँगा, दुनिया में बेरोजगारी का जो तंत्र है वो चल रहा है, और भारत में भी बेरोजगारी का रूप अभी भारत ने देखा नहीं। हमारे देश की इकोनॉमी में 70% जो हिस्सेदारी थी जीडीपी में एग्रीकल्चर की थी, अभी वो घट के 14% आ गई। लेकिन रोजगार में अभी भी 55% है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर को समेटा जा रहा है। ये 55% लोग अभी भी जब एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे तो इनके लिए आप रोजगार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको हमारे युवाओं को विदेश से यहाँ बुलाना है या रोजगार जनरेट करना है, तो आपको एग्रीकल्चर पर ध्यान देना होगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी पिछले 4-5 साल से पूरी दुनिया की जो आर्थिक समझ है वो बदली है। अभी एक नया नैरेटिव बना है कोरोना के बाद, और मुख्यतः फिर जो यूक्रेन और रसिया का वार शुरू हुआ, इसके बाद दुनिया एक चीज़ पर सोच रही है कि जो पहले जो सेक्टर थे इकोनॉमी में, उनसे बदल के एक तो खाद्य आपूर्ति, सप्लाई चेन, इस पर बात होने लगी है, क्योंकि ये सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये इकोनॉमी में अब दोबारा से उठने की तरफ है। तो अगर भारत सरकार का भी नज़र है, दुनिया भर के व्यापारियों की नज़र है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन उसे घटा घटा के व्यापारियों के कंट्रोल में लाया जा रहा है एग्रीकल्चर को। अगर इस सेक्टर को, जैसे हमारा परंपरागत सेक्टर था, इसको मजबूत किया जाए, भारत पूरी दुनिया में 50% खाद्य आपूर्ति करता है। हम आधी दुनिया को पेट भरते हैं। अगर इसको हम, दुनिया पता नहीं क्या क्या बेच गई, हम खाना नहीं बेच पा रहे, तो ये इस सेक्टर को मैच्योर करना होगा। इस सेक्टर को इतना उन्नत करना होगा कि हमारे देश के युवाओं को यहाँ पैसा नजर आए, भविष्य नजर आए, ताकतवर हो, हमारा बेहतर अनाज एक्सपोर्ट हो दुनिया में। यहाँ रोजगार होगा तो हमारे लोग जानना नहीं चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विशेष चर्चा में सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर तंवर जी, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की, बातचीत की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।